लोग संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास। आइए आज हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक इतिहास में क्या पढ़ना है। यानी संवैधानिक इतिहास, इसका मतलब क्या है? यानी जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले की घटना को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? 26 जनवरी 1950 के पहले की घटना को, यानी जब हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था तब भारत की शासन व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता था, हम लोग इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या देखेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी आज हम लोग ये भी समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में क्या अंतर है। आइए हम लोग थोड़ा से पहले इसके पहले की घटना को देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की घटना, 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आती है और व्यापार करती है। और उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। विजय होने के बाद ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती हैं। और उसके बाद फिर 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। यानी हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की घटना को देख रहे हैं। जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के लिए और व्यापार करती है। और उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहती है। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, यहीं से जो है भारत में राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा इससे पहले की घटना को देखा। क्या देखा? 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने के लिए आती है। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। और उसके बाद 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। उसके बाद ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो है भारत में राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट यानी इसका मतलब 1773 से पूर्व भारत में कोई विधि नहीं थी। क्या नहीं था? कोई विधि नहीं थी। यानी इस 1773 से पूर्व, 1773 से पूर्व ऐसी कोई विधि नहीं थी, ऐसी कोई विधि नहीं थी, विधि नहीं थी जिससे भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता हो, जिससे भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता हो, संचालित किया जाता हो। हम लोग क्या देख रहे हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख रहे हैं। यानी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्यों लाया गया? क्योंकि इसलिए लाया गया कि 1773 से पूर्व ऐसी कोई विधि नहीं थी। क्या नहीं था? ऐसी कोई विधि नहीं थी जिससे भारत की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता हो। आइए हम लोग देखते हैं 1773 के अधिनियम में क्या प्रावधान था।
1773 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया, जो भारत की शासन व्यवस्था थी, क्या थी, भारत की शासन व्यवस्था को क्या किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार नियमित किया गया। इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। यानी जो 1773 का अधिनियम था, इसी के तहत भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार नियमित किया गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। हम लोग क्या देखा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। यानी 1773 के अधिनियम के तहत जो है भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार नियमित किया गया। आइए इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, हम लोग क्या देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं, आइए हम लोग विशेषताएं में देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था को पहली बार संचालित किया गया। हम लोग विशेषताएं देख रहे हैं। इसी विशेषताएं में क्या देखा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को पहली बार संचालित किया गया। आइए उसके बाद हम लोग दूसरी विशेषताएं देखते हैं। इसमें क्या किया गया, जो भारत में क्या किया गया, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। क्या किया गया, भारत में पहली बार जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। क्या किया गया, भारत में जो है पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, न कि पूरे भारत में। और उसके बाद इसका मतलब, भारत में का मतलब क्या हुआ, यानी जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था, इसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके बाद क्या किया गया, बम्बई और मद्रास में गवर्नर का पद सृजित किया गया। क्या किया गया, भारत में पहली बार जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, न कि पूरे भारत में। यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उस वहाँ पर गवर्नर का पद सृजित किया गया। और जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर था, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो बम्बई और मद्रास का गवर्नर था, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आइए इसके बाद हम लोग अगली विशेषताएं देखते हैं।
अगली विशेषताएं में जो है इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया और इसे स्थापित किया गया 1774 में। और इसके जो है मुख्य चीफ जस्टिस यानी जो CJI थे लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे। हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं देख रहे थे। विशेषताएं में क्या देखा? जो भारत की शासन व्यवस्था थी इसको ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। और उसके बाद जो है दूसरा देखा यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल में बदल दिया गया और बम्बई और मद्रास में जो है गवर्नर का पद सृजित किया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और उसके बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और स्थापित किया गया 1774 में। और मुख्य न्यायाधीश जो थे लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ते हैं? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। यानी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद 1793 में चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? चार्टर एक्ट। उसके फिर 20 साल बाद 1813 में अगला चार्टर एक्ट आता है। फिर 1833 में अगला चार्टर एक्ट आएगा। फिर उसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट आएगा और ये अंतिम चार्टर एक्ट होता है। जो चार्टर एक्ट होता है, चार्टर एक्ट यानी अधिकार पत्र, इसका मतलब होता है कि भारत में जो है 20 सालों के लिए, भारत में 20 सालों के लिए राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता था। हम लोग क्या देख रहे हैं? चार्टर एक्ट देख रहे हैं। चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। इसके तहत जो है भारत में 20 सालों के लिए राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया जाता था। इसी के तहत भारत में जो है राजनीतिक गतिविधियों को संचालित किया जाता था। यानी हम लोगों ने क्या देखा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा। उसके बाद चार्टर एक्ट देखते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें सीधा सा बस एक ही मतलब होता है कि 20 सालों के लिए राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया जाता है। आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा से इसमें चार्टर एक्ट में 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं, इसमें क्या किया जाता है। अठारह सौ 33 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया जाता है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, इसका पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था
उसका पदनाम बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ये प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। आइए उसके बाद हम लोग थोड़ा से 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। क्या देखेंगे? 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट देखते हैं। यह अंतिम चार्टर एक्ट होता है। जो 1853 का चार्टर एक्ट है, यह अंतिम चार्टर एक्ट होता है। इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, इसको जो है निश्चित अवधि तक राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है और 20 वर्षों का अवधि का उल्लेख नहीं होता है। क्या है? ये अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट। और इसके द्वारा यानी 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसको राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? अवसर नहीं दिया जाता है। अवसर नहीं दिया जाता है। और इसमें जो है 20 वर्षों की अवधि का उल्लेख नहीं होता है। 20 वर्षों की अवधि का उल्लेख नहीं। हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट देख रहे हैं। यह अंतिम चार्टर एक्ट होता है और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको निश्चित जो है समय के लिए राजनीतिक गतिविधियों को अवसर नहीं दिया जाता, यानी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो है अवसर नहीं दिया जाता है और 20 वर्षों की अवधि का उल्लेख नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या